बहुत वक्त पहले की बात है। मीरपुर गांव में ईशा अपने बाबा राजू और अपनी माँ गीता के साथ हंसी खुशी रह रही थी। ईशा के बाबा एक किसान थे जो अपने बुजुर्गों के खेतों में खेती किया करते थे और बचे हुए वक्त में वो सेठ के पास नौकरी भी किया करते थे। खेती बाड़ी से राजू को इतना मुनाफा नहीं हो पाता था जिससे वो अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा सके, क्योंकि गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था। इसलिए ईशा घर पर रहकर ही पढ़ाई किया करती थी। राजू दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी बेटी के सपने पूरे नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजू अपने मालिक से अपनी बीवी के लिए झाड़ू पोंछे का काम ढूंढ लेता है। सेठ एक लालची और खड़ूस आदमी था। वो सिर्फ 2000 रुपये महीना पर गीता को काम पर रख लेता है। अगले ही दिन गीता सेठ के पास नौकरी के लिए चली जाती है। सेठ जब गीता को अपनी ललचाई हुई आंखों से देखता है तो उसे गीता से एक ही लम्हे में प्यार हो जाता है, क्योंकि गीता एक सुंदर और परखुलूस औरत थी। इसलिए वो सेठ के पास सिर्फ काम से ही मतलब रखती थी। गीता वहां से चली जाती है। एक दिन सेठ गीता से कहता है, गीता, मैं तुम्हें पिछले 10 दिन से देख रहा हूं और तुम मुझसे कुछ बात ही नहीं करती हो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सेठ जी अब बड़े लोग हैं, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे आंख मिलाकर बात कर सकें। सब ठीक चल रहा है, बस घर पर एक बेटी है जिसका स्कूल में एडमिशन कराना है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे हम उसका स्कूल में एडमिशन करा सकें। गीता, तुम इतनी कम उम्र में घर की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मुझसे दोस्ती करोगी, बदले में मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में करवा दूंगा। ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हो सेठ जी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे यहाँ एक गैर मर्द से दोस्ती रखने की इजाज़त नहीं है। देख लो, मैं तो तुम्हारे भले की बात ही बता रहा था। तुम्हारे पास सोचने का पूरा टाइम है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। गीता एक वफादार और परवकार औरत थी। वो अपना काम करके सीधा अपने घर चली जाती है। आज गीता कुछ उदास उदास सी बैठी होती है। क्या बात है गीता, कुछ बात हो गई है क्या? आज तुम कुछ उदास उदास सी नजर आ रही हो। नहीं ईशा के बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सेठ के यहाँ कुछ काम ज्यादा था, बस इस वजह से मैं जरा थक गई हूँ। अरे बागबान, मैं तुमसे कहता तो हूं कि सेठ के यहाँ का काम करने के बाद घर का काम मत किया करो। अब हमारी बेटी ईशा बड़ी हो गई है, वो घर का काम देख लिया करेगी। तुम घर आके आराम कर लिया करो। और उसी तरह रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं, मगर गीता को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि अब उसे सेठ की बातों से डर लगने लगा था। और उसी तरह सुबह भी हो जाती है। राजू और गीता दोनों अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। गीता आज भी हमेशा की तरह घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सेठ इसके पास आता है और कहता है, गीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब तुम ये घर की साफ सफाई मत किया करो। मुझे तुम्हारे इन नाजुक हाथों को इतना काम करते देख बहुत बुरा लगता है। सेठ जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेहरबानी करके अपनी तहजीब ना भूलें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे आपसे दोस्ती करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी, मेहरबानी करके मुझे काम करने दे। सेठ गीता की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन गीता से बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन जब गीता काम पर नहीं आती तो सेठ गुस्से में बेकाबू हो जाता है। सेठ मन ही मन सोचता है, ये गीता अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है। मुझे इसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना होगा। तभी सेठ मन ही मन कुछ प्लान करता है और अपने प्लान के मुताबिक राजू के खेतों में जाकर एक जहरीला सांप छोड़ देता है। कुछ ही लम्हों में सांप राजू की पीठ में डस लेता है और सांप के जहर से राजू की मौका पर ही मौत हो जाती है। शाम हो जाती है, मगर जब राजू घर पर नहीं आता तो परेशान होकर गीता राजू को खेत में देखने जाती है।
खेत में पहुंचकर वो देखती है कि राजू तो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके पैरों से खून बह रहा है। ये क्या हो गया ईशा के बाबा? आप इस तरह जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? और आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? इस तरह गीता बहुत देर तक राजू को जगाने की कोशिश करती है। मगर राजू की मौत हो चुकी थी। ये देखकर गीता बहुत तेज तेज रोने लगती है। गीता किसी तरह राजू को अपने कंधों पर उठाकर घर ले आती है। ईशा भी अपने बाबा का ये हाल देखकर बहुत रोती है। दोनों माँ बेटी रात भर राजू के पास बैठकर रोते रहते हैं। सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा करके राजू की तदफीन कर दी जाती है। सेठ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अब गीता का शौहर राजू इस दुनिया में नहीं रहा। फिर भी वो अनजान बनकर झूठे कागज लेकर गीता के घर पहुंच जाता है। अरे ओ राजू, बाहर निकल। तुझे कर्जा लिए पूरा 1 साल हो चुका है और तूने अभी तक कर्जा नहीं लौटाया है। तेरे कहे मुताबिक आज ये घर मेरा हो चुका है। जल्दी से अपनी बीवी और बच्चों के साथ ये घर खाली कर दे। ये सुनकर गीता वहां आ जाती है। सेठ जी, मेहरबानी करके हमें मुआफ कर दीजिए, मगर ईशा के बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ओ सॉरी, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कुछ राजू का बकाया 2 लाख रुपए रह गए थे। अगर तुम ये रकम वापस कर देती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी ईशा को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। मेहरबानी करके ईशा के बाबा के ये 2 लाख रुपए मुआफ कर दीजिए। अरे पागल समझ रखा है क्या जो पूरे 2 लाख रुपए मुआफ कर दूं? 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ये 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ये घर खाली कर देना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। यहाँ गीता बेचारी, जिसके पास ईशा को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, इसके ऊपर से सेठ झूठा मोटा कर्जा डालकर चला जाता है। किसी तरह दोनों माँ बेटी नमक रोटी खाकर 1 हफ्ता निकाल लेती है और हफ्ता होते ही सेठ अपने आदमियों के साथ गीता के घर पहुंच जाता है। सुन गीता, तूने मेरे 2 लाख रुपए वापस नहीं लौटाए, जिसकी वजह से तेरे शौहर का ये मकान में ले रहा हूं। अब तो सीधे तरीके से बाहर चली जा, नहीं तो मेरे आदमी तेरे साथ छेड़छाड़ करके तुझे बाहर निकाल देंगे। सेठ जी, मुझ मासूम पर जरा रहम कीजिए। मैं इस अकेली नन्ही जान के साथ कहाँ रहूंगी? बाहर बहुत सर्दी हो रही है। अगर ईशा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब मुझे नहीं पता, जल्दी से मेरा ये घर खाली कर दे। और इस तरह सेठ की 1000 बातें सुनने के बाद गीता वहां से चली जाती है। दोनों माँ बेटी के पास कोई सहारा नहीं होता। वो दोनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। सर्दी से ईशा का बुरा हाल हो रहा होता है और इसे बहुत तेज बुखार भी हो जाता है। सर्दी से गीता और ईशा कांप रही होती हैं कि तभी वहां एक परी आ जाती है। मेरा नाम तारा परी है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब प्रिय लोग की परियां तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे साथ, हमारे प्रिय लोग चुलू, हम तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इस तरह तारा परी उन्हें बादलों में उड़ाते हुए अपने साथ प्रियलोक ले जाती है। गीता, ईशा, मैं तुम्हारा हमारे प्रियलोक में इस्तकबाल करती हूँ। ये देखो, ये सैंडल घर जो तुम्हें नजर आ रहा है, आज से तुम इसी घर में रहोगी। ये हम सभी परियों का जादुई सैंडल घर है। इस घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीज, पहनने के लिए कपड़े और मन मर्जी की सभी चीजें मिलेगी। और हाँ ईशा बेटा, तुम्हारे लिए इस जादुई सैंडल घर में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज और लहंगे भी हैं, जिन्हें पहनकर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे राजमहल जाने में बहुत देरी हो रही है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बुला लेना, तो मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। गीता और ईशा अब इस जादुई सैंडल घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जादुई सैंडल का घर तो बहुत ही आलीशान और बड़ा है। परी के कहे मुताबिक इसमें बहुत सारे कमरे थे। अच्छे अच्छे सोफे, पहनने के लिए कपड़े और मेकअप का सामान भी रखा था। दोनों माँ बेटी को बहुत भूख लग रही होती है। वो दोनों जल्दी से टेबल पर बैठ जाती हैं और उस टेबल पर बैठते ही दोनों के सामने जादू से मज़ेदार खाना आ जाता है। दोनों माँ बेटी खाना खाने लगते हैं। खाना बहुत ही मज़ेदार था। दोनों को बहुत अरसे बाद इतना जायकेदार खाना मिला था।
और उसी तरह गीता और ईशा जादुई सैंडल घर में अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से गुजारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।